नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और आप देख रहे हैं बुकबाला की खास पेशकश लेखक संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आवाहन और स्तुति के लेखक सौरभ कुरेशिया जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी, मुझे बुलाने के लिए। दोस्तों, मैं इन किताबों के बारे में बात करूं या फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा आपको सौरभ जी के बारे में बता देता हूं। सौरभ जी लगभग 20 साल से टेक्निकल राइटिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस समय हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। और आवाहन स्तुति इनकी जो एक श्रृंखला है किताबों की, उसके जो आवाहन है वो पहला पार्ट है और जो स्तुति वो सेकंड पार्ट है। इसके बाद जल्द ही पाठकों के बीच इसका तीसरा पार्ट आहुति आने वाला है, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच अनमोल जी। सर, एक क्वेश्चन जो अधिकतर मेरे मन में आता है कि किसी से भी पूछूं कि व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा कैसे आती है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर जानना चाहूँगा, इसका जवाब जरूर जानना चाहूँगा कि आपको लिखने की प्रेरणा कैसे आई, कैसे आपको लगा कि मुझे लिखना चाहिए? देखिए, सबकी तो अपनी अपनी प्रेरणा होती हैं। मेरी प्रेरणा बस ऐसी थी कि मुझे बचपन में जब छुट्टियां होती थी गर्मियों की, तो मैं कहानी की किताबें पढ़ता था। और जो नई क्लासेस की जो बुक्स आती थी, स्पेशली उसमें से हिंदी की जो किताबें आती थी, उसकी कहानियां मैं पहले पढ़ के रखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन कहानियों से फिर मैं लिखने की प्रैक्टिस करता था, अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश करता था। और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैं अपनी स्कूल की मैगजीन्स के लिए लिखता था, कॉलेज में भी एक आध आर्टिकल्स लिखे मैंने, और कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में अपने पेपर, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखता था। तो वहीं से ये लेखन का धीरे धीरे काम आया। और फिर जैसे जैसे मैं टेक्निकल राइटिंग में चला गया, फिर ये तो मतलब मेरा प्रोफेशन ही हो गया एक तरह से। तो टेक्निकल राइटिंग में भी मैंने 10 मतलब अलग अलग तरीके से किताबों को लिखा है, आर्टिकल्स लिखे हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स। तो धीरे धीरे करते करते जब मैं फिक्शन राइटिंग में आया, तो मैंने कि हाँ, ये भी कुछ चीज़ हो सकती है जो कि लिखना चाहिए। और धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता रहा उसके बारे में। वैदिक लिटरेचर में मेरी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं उनके बारे में आर्टिकल्स लिखता था। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जब इकट्ठी हो गई, तो ये इस तरह से फिर कहानी की शुरुआत हुई है। सर, एक सवाल और अधिकतर लोग कहते हैं या वो कहते हैं, व्यक्तियों के अंदर मन में सवाल रहता है कि फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, या फैमिली अलग नज़रिए से दिखती है कि लेखन कुछ या फिर राइटर क्या बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए आपको फैमिली ने कैसे देखा? जब आपने बताया कि मैं किताब पब्लिश कराना चाहता हूँ या मेरी किताब पब्लिश होने वाली है, तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा या किस तरीके से फैमिली ने इस चीज़ को देखा? नहीं, ऐसा तो मेरे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ अगर लिखना चाहा हो और उस बारे में मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला है। उनका सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही रहा कि उन्होंने मुझे लिखने दिया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई आपको जो ठीक लग रहा है आप वैसे कीजिए, और बाद में देखेंगे फिर क्या है। क्योंकि उस टाइम ऐसा तो कुछ था नहीं कि मतलब लेखन के क्षेत्र में ही मुझे जाना है या टेक्निकल राइटिंग में ना जाके फिक्शन राइटिंग करनी है। तो हम लोग लिखते पढ़ते रहते ही थे, तो उसमें कुछ अगर नई चीज़ लिखती थी तो अपने पापा को दिखाते थे, मम्मी को दिखाते थे, दुनिया भर के लोगों को दिखाते थे। छोटे थे उस टाइम हम लोग। और इस मामले में फैमिली ने सपोर्ट ये दिया कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुमको अगर टेक्निकल राइटिंग में जाना है, तुम समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज बाद में तुम्हारे सर पर ही पढ़ने वाला है ये। तो उस टाइम टेक्निकल राइटिंग का भी इतना कुछ जान पहचान में था नहीं। मतलब ठीक है, मुझे बाद में पता पड़ा जब जॉब ज्वाइन कर लिया कि अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ उसको टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही बस लिखना शुरू किया। और फैमिली का सपोर्ट ये रहा कि भाई जब उनको आर्टिकल्स वगैरह दिखाता था कि ये बताइए कैसा है, तो उनसे फीडबैक जो मिलता था तो वो काफ़ी इंकरेजिंग रहता था कि भाई इसमें ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक तरह से वो छोटा छोटा सा हमारा एक रीडर बेस जिसको आप कह सकते हैं, जी। वो बनता चला गया और उससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो लिख रहे हैं वो पढ़ने वाला भी उसे वैसे ही पढ़े। और ये एक बहुत अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा इस मामले में कि कई चीज़ें मैं आप सोचता था कि ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, इस चीज़ों को लोग इस तरह से लेंगे। और फीडबैक जब मिला तो पता पड़ा कि नहीं, वो उस तरह से नहीं ले रहे, तो आपको एक दूसरे नज़रिए से लिखना पड़ा ताकि आप उनको समझा सकें उस चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें मुझे बाद में बहुत काम आई जब मैं ये आह्वान की स्टोरी लिख रहा था। और कैरेक्टर्स का किस तरह से डेवलप करना है या बेसिकली उनको कैसे प्रोजेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें इस मामले में मुझे काफ़ी मददगार रही। सर, एक सवाल और मेरा रहेगा। आज के समय को देखते हुए आप एक महानगर में रहते हैं और महानगरी ज़िंदगी को हम देखते हैं तो एकदम भाग दौड़ भरी और व्यक्ति लगातार काम में लगा रहता है, उसको समय ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप लेखन के लिए जो आप फिक्शन लिखते हैं, तो इसके लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं? इस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, समय का तो ऐसा है कि आप चाहे छोटे शहर में रहें या महानगर में रहें, वो आपके पास हमेशा कम ही रहेगा अगर आपने प्लान नहीं किया हुआ है उसे।
मैं जैसे करता था तो मैंने मतलब जब मैं शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि भाई मैं इसको 1-1 घंटा डेली का दूंगा, या हफ्ते में मतलब वीकेंड्स पे मैं इतना टाइम लिखूंगा, या इसके बारे में रिसर्च करनी है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे लगा कि ये टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ढूंढो तो 10 चीज़ें और निकल के चली आ रही हैं। आप महाभारत के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में या श्री कृष्ण जी के बारे में ढूंढ रहे हैं तो पता पड़ रहा है उसके रेफरेंस आपको श्री हरिवंशपुरम में भी मिल रहे हैं, उसके बाद आपको शिव पुराण में भी मिल रहे हैं, उसके बाद आपको 2-3 जगह और विष्णु पुराण में भी मिल रहे हैं। तो वो अब पता पड़ रहा है कि जो सोचा था मैंने काम 1 घंटे के अंदर होना चाहिए वो 3 घंटे के अंदर हो रहा है, और फिर भी नहीं हो रहा है जैसा कि मुझे लग रहा था। तो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हुई कि नहीं भाई ये डेली का करने के बाद भी मतलब मुझे इस टाइम पर ये तैयार हो जाना चाहिए था, ये इतने चैप्टर्स तैयार हो जाने चाहिए थे, या ये प्लॉट तैयार हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। तो अब ये मेरी गलती है या मैं कुछ ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, या अब रिसर्च बंद करके इसी पे शुरू कर दूं फिर बाद में देखूंगा। तो बीच बीच में वो एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे, मतलब स्टोरी शुरू कर दी, फिर पता पड़ा कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा ये भी है, अगर हम लोग ये एंगल ऐड कर दिया होता या हिस्ट्री का ये गलत चैप्टर निकला हुआ है तो उसको किस तरह से आके लेके जाएं। तो वो धीरे धीरे करके फिर एक ऐसी हैबिट बन गई कि आपको मतलब अंदर से लगने लगता है कि नहीं अब 10 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, अब बैठ के आपको सिर्फ ये काम करना है। तो वो सारा किताबें निकल के फिर उसके रिसर्च के हिसाब से तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ गया, और प्रैक्टिस में आने के बाद तो फिर एक नेचुरल सी हैबिट बनी जाती है फिर। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की जब आप बता रहे थे, एक फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ आपने बताई, तो क्या आपको कभी 2 किताबें लिखने इनमें या इस सीरीज लिखने में आपको कभी ऐसा लगा कि आप राइटर ब्लॉक का शिकार हो रहे हैं? तो इससे आप अगर आप कभी राइटर ब्लॉक के शिकार हुए तो आप कैसे इससे अपने आप को निकाल पाए? देखिए पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सीरीज होगी, मुझे पता भी नहीं था कहानी इतनी अच्छे से आगे बढ़ेगी या किस तरह से इसके एंगल्स निकल के आएंगे। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी कहानी सोच के चल रहा था, लेकिन जब वो रिसर्च करते गए तो वो बढ़ती चली गई। और इसमें कई बार वाकई में जैसे अभी स्तुति के आप चिरपुंज पर पढ़ेंगे, चिरपुंज पर मैं टोटली कंफ्यूज हो गया था। मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कहा था कि ये मैं फालतू में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई एंगल मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और जिस तरह का मैं इंप्रेशन बनाना चाहता था, पॉलिटिकल सिनेरियो बनाना चाह रहा था, नागों का, यादवों का, आपका गरुणों का, और फिर चिरपुंज भी आ गए उसमें, आपके अनंतपुर भी आ गए, वो एंगल मुझे ये लग रहा था कि मैं कहीं बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी। तो कुछ टाइम के लिए तो मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए, मतलब इसके मेरे ख्याल से 25-30 चैप्टर लिखने के बाद चिरपुंज पर मैंने कहा मैं फालतू में लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब लिख रहे हैं तो उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं पूरा फिर। तो फिर जब वो आगे बढ़ती चली गई कहानी तो फिर उसके बाद फिर वो एंगल्स निकल के आया, अच्छा ये एंगल अगर मैं डालूं, क्योंकि भाई गरुड़ों का इनसे इतना ये पॉलिटिकल सिनेरियो था, तो ये अगर इस सिनेरियो के हिसाब से चले तब सिचुएशन समझ में आती। तो वो पूरी कहानी लिखने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में आता है कि ये आप क्यों लिख रहे थे, बट आपका मन कहता है कि नहीं लिखते चलो। और ये एंड में आने के कई बार मुझे वाकई में ये लगा कि ये मैं फालतू में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका मेरी कहानी से कोई रिलेशन नहीं निकल के आ रहा है। बट अभी जब मैं आहुति लिख चुका हूँ और आगे का अग्निहोत्र भी लिख चुका हूँ, तो मुझे पता पड़ रहा है कि वो एंगल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसने पूरे सिनेरियो में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये फ्रस्ट्रेशन थी मेरे पास डेफिनेटली। इनफैक्ट आपका जो चिरपुंज में जो लड़ाई हुई है नागों की, यादवों की, वो पूरा प्लॉट, वो पूरे 4-5 चैप्टर जो लिखे गए हैं वो पूरे 1 साल के अंदर लिखे गए हैं। मतलब इतना सोचा, क्योंकि मैं सिचुएशन पे जाकर के मैं कई जगह पे जाकर के मैंने सोचा अच्छा इस तरह का अगर एंगल होगा तो यहाँ से अगर फायरिंग होगी तो यहाँ पर अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो ये यहाँ पर किस तरह से आएंगे, यहाँ पर अगर पेड़ है तो नाग अगर यहाँ पर होंगे तो वो किस तरह से फायरिंग करेंगे, आगे उनकी जो अश्वरोही सेना है उन पर अटैक जब होगा तो वो बच के किधर से कैसे आएंगे। तो वो पूरा एक प्लॉट आप मान के चलते हैं कि मैंने बनाया था, और मैं आपको स्केच भी दिखा सकता हूँ उसके किस तरह से मैंने उनके फॉर्मेशंस वगैरह बनाए थे। इनफैक्ट अगर आप इसका जो पढ़ेंगे किस तरह से वो यादव वाहिनियां आगे बढ़ी थी, वो एक पूरा व्यू है। वो ऐसे नहीं कि वो आगे उन्होंने ऐसे लगा दिए, शिव सैनिक लगा दिए और ऐसे करके चलते चले गए, वो पूरा व्यू बनाया है, क्योंकि वो जगह बहुत सक्रिय है, छोटी सी आपने दिखाया, छोटी सी जगह है, सक्रिय जगह है, और वहां पर वो वाला व्यू जो है वो बेस्ट व्यू है, क्योंकि वो कहीं से भी आपके अटैक ले सकता है। बिल्कुल। और सेंटर में आपके जो गिफ्ट वगैरह उन्होंने रखे थे नागराज के लिए, वो सिक्योर रहेंगे। बिल्कुल। तो वो लड़ाई अगर चलती तो वो लड़ाई इतनी चल सकती थी, अगर आप सिचुएशन देखें तो कम से कम 2 दिन तक वो खींच सकते थे। बिल्कुल। इस तरीके से हार जाते वो बात अलग है, लेकिन वो एक 2 दिन तक आराम से खींच सकते थे। ठीक है, तो ये पूरा सोचना पड़ा आपको, ऐसा नहीं कि वो चले गए नागों के उसमें और मतलब चलते चले जा रहे हैं। अब इसमें आपको कई चीजें पढ़नी पड़ी, भाई व्यू कैसे बनते थे, उनकी क्या प्रोटेक्शन रहती थी, उनका तोड़ कैसा रहता था, ये यहाँ से अटैक करेंगे तो वो वहाँ से क्या अटैक करेंगे, उनके जो सपोर्टिंग थे वो कैसे लिए जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन जब आप सोच के चलते हैं तो आपको लगता है कहानी बहुत ज्यादा भर गई है, लेकिन फिर आप जब लिखते चले जाते हैं तो आपको लगता है नहीं छोटी छोटी चीजें इनको तो आप ऐड करते चले जाइए।
एक सवाल और आता है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो और एक सवाल आता है कि आप एक अच्छी कहानी कैसे लिखें, या अच्छी कहानी क्या होती है, उसको कैसे लिखा जा सकता है। तो अच्छी कहानी लिखने का या एक अच्छा उपन्यास लिखने का क्या आप मूल मंत्र देते हैं? देखिए, ये इसकी कोई परफेक्ट रेसिपी तो नहीं है। अदरवाइज अगर रेसिपी होती तो हर कोई बना के उसको यूज़ कर लेता और अभी हर कोई बहुत अच्छा राइटर होता। मतलब मैं भी अपने आप को एक अच्छा राइटर की श्रेणी में नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरे मतलब से और या मेरे लिए जो अच्छे लेखन के मायने हैं मैं उनको अभी तक नहीं छू पाया हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एक जेनरिक फॉर्मेट लेके चलें, मतलब रेस्पेक्ट ऑफ जॉनर और एवरीथिंग, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप सिचुएशंस क्या है, आपके पात्र क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं, आप जिसका मतलब आपकी लेखन शैली क्या है। ये तीन चीज़ों का जो बैलेंस आता है, ये आपके उपन्यास को और आपकी कहानी को इंटरेस्टिंग या बोरिंग बनाता है। ठीक है, आप सिचुएशन बिल्कुल सिंपल सिचुएशन ले लीजिए, दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके लिखने का तरीका अलग हो सकता है, उनकी केमिस्ट्री अलग हो सकती है। अब आप इन दो पात्रों के बारे में नहीं जानते हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं अगर, या इनके दिमाग की मनोस्थिति क्या चल रही है, या आप इनकी सिचुएशंस क्या चल रही है, क्यों बात कर रहे हैं वो नहीं जानते, या उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो आपकी कहानी में क्या रहेगा, दो लोग बात कर रहे हैं, बस खत्म हो गई। ठीक है, बोरिंग हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। उसी तरह अगर आप इन तीनों चीज़ों को जानते हैं कि भाई आप उन किन परिस्थितियों में मिल रहे हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, वो कैरेक्टर के दिमाग में क्या है, वो कैरेक्टर क्या है, और वो किस तरह से लिखा जाए, ये चीज़ें आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो दो लोग मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, बट किस तरह से मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, वो आपकी कहानी में अलग अलग तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब व्यक्ति, एक और सवाल आता है कि व्यक्ति प्लॉट कैसे बनाए इस कहानी का। तो प्लॉट के लिए कुछ आप किस तरीके से आपने इस किताबों की प्लॉट बनाए हैं, तो आप क्या युवाओं से कहना चाहेंगे जो नए लेखक हैं, वो अपनी किताब का प्लॉट कैसे बनाएं? देखिए, सबका प्लॉट डेवलप करने का तरीका अलग अलग रहता है। कई की कहानियाँ मतलब बहुत सिंपल सी रहती हैं, उनका प्लॉट बनाना बहुत ईजी रहता है। बट जैसे आह्वान और स्तुति जैसी कहानी है, इसका प्लॉट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इनका एक आप कह सकते हैं बीच प्लॉट जिसको, मेन प्लॉट जिसको है, वो प्लॉट पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये बाकी के सब प्लॉट्स को आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए उस तरह से। ठीक है, तो आप कहानी को आप ऐसे मान के चलिए, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और उसमें आपका एक दिल लगा हुआ, दिल धड़क रहा है, वो सब जगह ब्लड भेज रहा है, और वो आप किस तरह से रिलेट करना चाहते हैं वो अलग अलग हो सकता है। तो डेफिनेटली मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है लिखने में वो ये आती है कि भाई ठीक है, आइडिया तो है मेरे दिमाग में, बट अब क्या करूँ। तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा राइटर्स वहीं पर अटक जाते हैं, मतलब मैं भी अटका हूँ। मैं ठीक है, आइडिया है, सबने दिया है भाई, ये आइडिया तुम भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है, बट क्या करूँ मैं इसका। बट यहाँ पर आपको एज ए लेखक आपको एक थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, भाई इस आइडिया का क्या मतलब है, कौन थे, किस तरह था, किधर से कैरेक्टर्स आए थे, क्या था। जैसे अगर आप हॉबिट की कहानी लेके चले, हॉबिट की कहानी जो बनी थी वो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उनके जो स्टूडेंट थे उन पर उन्होंने कहीं पर डाला था देयर लिव्स एन हॉबिट, इस तरह का कुछ एक कमेंट डाला था उन्होंने। और फिर उन्होंने सोचा कि हॉबिट कौन था, कहाँ रहता था, क्या करता था, किधर से आया। वो धीरे 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 बढ़ के उन्होंने कैरेक्टर्स डाले, अच्छा ये भी था वो भी था, और इस तरह से वो पूरी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बन के चली गई। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ कहानी, छोटा सा चीज हॉबिट, देयर लिव्स अ हॉबिट, बट वो कहाँ से निकल के आया, वो किधर पहुंचा, वो आपको परसिस्टेंट देखना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा कि भाई हाँ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। और उसमें बीच में आपके फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, उसमें बीच में आपके ब्रेकिंग्स आएंगी। अब इसके बाद समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे राइटर्स ब्लॉक हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, देन आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, देन दुनिया भर से आपको 10 चीजें हैं, मतलब लिखने भी कला है आपकी वो। तो मतलब सजेशन ये है कि भाई आप लिखते जाओ, भाई जो है ठीक है, आपको अभी लग रहा है गंदा है, खराब है, वो बात की चीज़, बट आप कहानी पूरी करिए पहले। अच्छा, एक और सवाल आता है कि जैसे कि आप इन दोनों किताबों को पढ़ते हैं, जैसे कि हम, तो ये कहानियाँ ऐसी लगती हैं जीवंत हमारे सामने चल रही हों, बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत दिखती हैं। तो इसके लिए क्या रेसिपी है, इसके लिए क्या तरीका है कि व्यक्ति अपनी कहानियों को जीवंत कर सके, या जो नए लेखक लिख रहे हैं किताबें, तो अपनी किताबों में जो अपनी कहानियों ऐसा क्या क्या डालें कि वो कहानियों की जीवंत लगे। देखिए, फिर वही चीज़ पे जाते हैं, परिस्थिति और आपके पात्र, आप उनके बारे में जितना जानेंगे आप उनको उतने अच्छे से उकेर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है किसी भी कहानी में कि या तो वो पात्र ठीक से नहीं आपके डेवलप होते हैं, या आप उनको उन परिस्थितियों में ठीक से डेवलप नहीं कर पाते, या वो अपनी परिस्थितियों में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ठीक है, जैसे कि एक पात्र आप मान के चलिए जो बहुत गुस्सैल पात्र है, ठीक है, आप उससे किसी भी परिस्थिति में कुछ भी छोटी मोटी बात में वो गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो उसका एक कैरेक्टर है, वो उसकी प्लॉट है। ठीक है, वो बेसिकली उसका एक इंप्रेशन है कि भाई ये बंदा जो भी रहेगा ये गुस्सा करेगा। ठीक है, आप उस पास से जब इंटरेक्ट करेंगे तो आप एक डर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, गुस्सा ना करें, या आप उससे छोड़ दीजिए, इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का आपके जो इंटरेक्शन हो रहा है,
पात्रों के बीच में, वो उनके कैरेक्टर के हिसाब से हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से। बट अब सोचिए कि वो पात्र एकदम से शांत हो जाए, हाँ, अभी ये क्या हो गया? तो एक सोचने वाली बात, एक सोचने वाली बात हो गई। तो आप इस तरह से आप अपने पॉशेस डाल रहे हैं कहानी के अंदर, या आपने कहा कि नहीं भाई एकदम से टर्निंग पॉइंट आया, अब सोचना पड़ रहा है ये इतना गुस्सैल आदमी भाई ये क्यों एकदम शांत हो गया है या क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप अपनी कहानी में ट्विस्ट डाल सकते हैं, या कहानी में ट्विस्ट आया उसके हिसाब से आप ये रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं, या आप रिफ्लेक्शन में आप दिखा सकते हैं आपने कहा नहीं ये बंदा बहुत शांत है, कहाँ शांत था ये, पिछले 3 साल तक तो खून खराबा करता था, हाँ, अब शांत क्यों, अब क्या हो गया, तो अब ये 3 साल में क्या गुजरा। तो अब आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपकी कहानी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। मतलब आप आगे से दिखाना चाहते हैं, पीछे से दिखाना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ दिखाना चाहते हैं, या मिक्स दिखाना चाहते हैं, या आप उसको एक कैरेक्टर के एंगल से दिखाना चाहते हैं, या एक थर्ड एंगल से दिखाना चाहते हैं। मतलब मैं ऐसा था, मैं अनमोल से मिला, मैं ऐसा हुआ, मतलब वो मेरा अप्रोच हो गया, मतलब मेरे एंगल से कहानी बढ़ रही है, या सब एक बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच के हिसाब से दिख रहा है, या किसी दूसरे के हिसाब से नहीं मैं अनमोल को जानता था पर मैं उस कहानी का हिस्सा नहीं हूँ बट मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। तो ये एंगल आपकी कहानी में अलग अलग इंप्रेशंस डालते हैं। तो आपको वो सोचना चाहिए जब आप कहानी लिखें तो किस तरह से लेने वाले। इसमें भी जैसे आह्वान और स्तुति में भी सोचना पड़ा था मुझे कि भाई एक जैसे आप महाभारत ले लीजिए, बी आर चोपड़ा की महाभारत है, वो किसने बताई है, देखा जाए तो समय ने बताई है। तो उसमें समय वाज अ नरेटर, हाँ, नरेटर, तो वो एक एंगल अलग हो गया कि मैं बता रहा हूँ, अपना एक निष्पक्ष समय बता रहा है, ठीक है। हो सकता है भाई सीरीज से शुरू कर देते हो तो वो स्टोरी टेलिंग को जो आप लेना चाहते हैं वो किस तरह से यूज करना चाहते हैं, किस तरह से बताना चाहते हैं, वो एक अपने आप में प्रैक्टिस का विषय है। मतलब उसमें एक रिसर्च, स्टोरी टेलिंग इज अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर। आप उसमें देखिए किस तरह से करना है, कैसे करना है, किस एंगल में, किस सिचुएशन में, साइकोलॉजी में किस तरह से रहेगा। हॉरर का लिख रहे हैं तो उसमें किस कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे जो हॉरर बनाते हैं कहानी को, या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप कह रहे हो कि मिस्ट्री है, मिस्ट्री में क्या चीजें होती है जो मिस्ट्रीज बनाती हैं कहानी को, या थ्रिलर है, थ्रिलर में क्या मतलब होता है थ्रिलर का, रोंगटे खड़े कर, क्या रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, किस चीज से रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके। तो वो एक एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जिनको इंग्रेडिएंट्स बना करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला करके आप उसकी रेसिपी दे देते हैं। सर एक और सवाल रहेगा मेरा आपसे, चूंकि समय भी खत्म हो रहा है, सामने कैमरामैन भाई सब बता रहे हैं कि समय कम है, तो एक सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे कि आप इस किताबों के बाद पता है, जैसे सबको पता है कि आपको 12 साल इन किताबों को लिखने के लिए लगा, ठीक है। आह्वान स्तुति की बात करें, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊं कि आह्वान स्तुति पे हम लोग इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें पहले हम लोग 2 सेशन कर चुके हैं, इसकी आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इन किताबों के लिए जो आपको लिखने में 12 साल का समय लगा, तो आपने जो इसकी जो कथा वस्तु थी, उसका जो आपने मटेरियल इकट्ठा किया था, उसको आपने संभाल के कैसे रखा, इन चीज़ों को फिर आप कैसे सेटअप कर पाए सब चीज़ों? मेरे पास करीब नहीं तो 20 या 25 नोटबुक्स होंगी, इतनी बड़ी, जिसमें कैरेक्टर्स के बारे में, उनको क्या पसंद है, उनको किससे एलर्जी है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, रोहन की पूरी मेडिकल हिस्ट्री है मेरे पास, उसी तरह निश्चल की पूरी मेडिकल हिस्ट्री है, कब उसको डिस्चार्ज किया गया, कब उसको मतलब अस्पताल में जब ट्रीटमेंट दिया गया, किसने दिया, कब किया, ठीक है, रोहन के कमरे में जो वसीयत मिली है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने बनाई हैं। तो आप जो मतलब कई पाठक कहते हैं कि भाई असली सी लगती है, वो असली है, मतलब वो मेरे लिए तो है वो, है ना। तो अब जब मैं उनके बारे में लिखता हूँ तो मैं एक पूरे कन्विक्शन के साथ लिखता हूँ कि भाई उसमें ऐसा लिखा था, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है निश्चित, ठीक है, उसी तरह वसीयत है मेरे पास, उसी तरह उनके वो जो सुराग बने हैं, उसमें घर से जो उनके संकेत निकले हैं वो मेरे पास पूरे पड़े हैं, और वो प्राकृत में लिखे गए वो मैंने अपने खुद बनाए हैं। तो मेरे पास वो पूरे कन्विक्शन के साथ लिखता हूँ कि हाँ डॉक्टर वेदी ने, डॉक्टर वर्मा ने ऐसा कहा, लिखा है, डॉक्टर महापात्रा ने ऐसा कहा, कब कहा। तो वो महापात्रा जी की एक डायरी बनी हुई है पूरी, तो महापात्रा जी में डायरी में पूरे डिटेल्स लिखेंगे, इस तारीख को मैं इनसे मिली, इस तारीख को भी ये किया, अब मैं छोड़ना चाहती हूँ हॉस्पिटल, 31 जुलाई को मैंने हॉस्पिटल छोड़ा। तो जब ये चीजें आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं ऑलरेडी कि हाँ ऐसा होना है, ऐसा हुआ मतलब हो चुका है, आपका दिमाग मान लेता है कि वो चीज हो चुकी है। तो जब आप लिखते हो तो आप कहानी नहीं लिख रहे होते, एक असलियत लिख रहे होते, क्योंकि वो हो चुका है, वहाँ पर हो चुका होता है। एक अंत में आपसे निवेदन रहेगा, या मैं कहूँगा आपसे कि जो हमारे युवा लेखक हैं, या जो लेखन के क्षेत्र में नए व्यक्ति हैं, या फिर जो नया लिख रहे हैं, युवा ना होकर कुछ बुजुर्ग लोग भी नया लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ों को अच्छा लिखें और कैसे वो किताबों को लिख सकते हैं? एक थोड़ा सा एक सजेशन संक्षेप। देखिए भाई, मेरा सजेशन उनको यही है कि अपनी लेखन शैली विकसित करें वो, क्योंकि आप
किसी और की तरह लिखना चाहेंगे तो कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, मैंने भी मतलब कोशिश करी कि मैं इसके जैसा लिखूं या उसके जैसा लिखूं, बट आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं कि भाई इस चीज़ को, इस सिचुएशन को कैसे डिपिक्ट करना है, वो आप ले सकते हैं, नो डाउट। बट अगर आप चाहेंगे कि आप प्रेमचंद जी की जैसा लिखना शुरू कर दें या आप निर्मला देवी जी से लिखना शुरू कर दें क्योंकि वो आपके पसंदीदा लेखक हैं, तो मैं समझता हूँ वो गलत होगा। वो आपके लिए भी गलत होगा और पाठकों के लिए भी गलत होगा और उनके लिए भी गलत होगा, क्योंकि आप कभी प्रेमचंद नहीं बन सकते हैं। और आप प्रेमचंद की तरह लिखना चाहेंगे तो आप अपना खुद का लेखन शैली नहीं विकसित कर सकते। तो मेरी समझ यही है कि भाई आप अपने हिसाब से लिखिए, जैसा भी लिख रहा है उसका फीडबैक लीजिए और जो फीडबैक मिल रहा है उस हिसाब से इम्प्रूव करिए उस चीज़ को, और कोशिश कीजिए कि आप खुद की अपनी लेखन शैली विकसित करें, क्योंकि वही आपको मार्केट में स्टैंड करा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और ये जो 2 किताबें हैं, आवाहन स्तुति, मेरा आपसे विशेष निवेदन रहेगा इन किताबों के लिए कि इन किताबों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये किताबें कुछ आपको नया टेस्ट देंगी और नई चीज़ें आपको सिखाएंगी जो आप कई समय से किताब में, अगर आप किताब पढ़ने की शौकीन है तब तो आप जरूर इस किताबों को पढ़ें। और इसका तीसरा जो पार्ट है वो जल्द ही आ रहा है, लगभग कब तक पाठकों को मिल जाएगा? बस डेट्स फाइनल होने वाली हैं ऑलमोस्ट। देखिए मतलब लिख गया है और सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, डेट जल्दी ही मिल जाएगी तो हम लोग उसे अनाउंस भी कर देंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।